किसके मतलब को समझना है? ये जो आपका सेकुलरिज्म है इसका मतलब समझना है। देखिए इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, अच्छा आपने एक एक चीज़ मुझे कॉमन जो है वो आप सबको पता होगा, भारत का राजभाषा जो है, यहाँ की जो राजभाषा बोलते हैं हम लोग, हिंदी हो सकती है, लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो रिलिजन फॉर इंडिया। इंडिया का कोई मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय धर्म किसी को घोषित कर दिया हो, जैसे पाकिस्तान ने नेशनल रिलीजन के नाम पे, पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन इस्लाम है, जैसे भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं होता है, क्योंकि इस इंडिया में सभी धर्मों को बराबर बराबर का जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी यहाँ पर ना तो कोई रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से बड़ा होगा, प्रायर होगा या सुपीरियर होगा, और ना ही कोई दूसरा रिलीजन जो है दूसरे के मुकाबले इंफीरियर होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जनसंख्या कम हो। भारत में अगर किसी धर्म को मानने वाला एक अकेला व्यक्ति भी बचा होगा ना, तो उसको भी उतने ही इक्वल राइट्स मिलेंगे जो कि सब 100 करोड़ वाले धर्म को मिलते हैं। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर-बराबर राइट्स दिया गया है। ऑल ऑल रिलिजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। जबकि हमारे देश की छोड़े और अगर हम लोग दूसरी दुनिया के सेकुलरिज्म की परिभाषा को देखें, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर यही डेफिनेशन आप यूरोप में पढ़ते हैं, यही डेफिनेशन अगर आप यूएसए में पढ़ते हैं, तो सेकुलरिज्म का मतलब वहाँ पर होता है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्म और राज्य अलग-अलग होंगे। जो है रिलिजन स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा, न ही स्टेट रिलिजन के मामले में इंटरफेयर करेगा। ऐसा वहाँ पर इसलिए संभव है क्योंकि वहाँ पर सिंगल रिलिजन चलता है। हमारे देश में मल्टीपल रिलिजन है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे देश में धर्म के नाम का मामलों में क सरकारें कई बार इंटरफेयर करती है, क्योंकि नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी के को अपलिफ्ट करने के लिए या उनके ऊपर होने वाली एट्रोसिटी को, अत्याचार को कम करने के लिए सरकार कानून बनाती है, छुआछूत को खत्म करना चाहती है। एट्रोसिटी एक्ट बनाया है, हरिजन एक्ट बहुत चलता है इंडिया में। क्यों चलता है? क्योंकि धर्म के मामले में हिंदू ही धर्म में कुछ लोग जो है अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हमारे देश में दोनों पैरेलल चलते हैं, और जो स्टेट का मतलब होता है पूरा देश। सरकार कभी भी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, वो बराबर व्यवहार करेगी। तो द फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म, all person will be equally entitled to the freedom of consciences and the right to freely to profess, practice and propagate the religion of their choice। किसी भी व्यक्ति को अपनी चॉइस के धर्म को, पसंद के धर्म को मानना, अभ्यास करना और प्रचार करने का पूरा पूरा अधिकार है, और हर व्यक्ति को कोई भी धर्म धारण करने का अधिकार है। ऑल ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। इसका एक मतलब सुना, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। भारत में राज्य जो है वो सब धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करेगा, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। इस चीज को तो आप खुद फॉलो करते होंगे, और आप खुद सेक्युलर भी हैं। इस देश में मैक्सिमम लोग सेक्युलर हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी वजह से सेक्युलर जो है इस पर क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन मुट्ठी भर लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लाखों लोगों से कुछ नहीं होता, देश करोड़ों का है, इसलिए सेक्युलर हमारा देश है। नेक्स्ट जो टर्म्स आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम लोग बचपन से तो पढ़ते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कौन है? हमारा प्यारा भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है और ये डेमोक्रेसी भी है। और चाइना हमसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन चाइना में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर हम जैसे लोग, हमारे हम हमें जो अधिकार मिलते हैं वहाँ उनके लोगों को नहीं मिलते। तो क्या चाइना से अच्छा है बढ़िया इंडिया? तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इंडिया में हर 5 साल में लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिलता है। बिकॉज़ इंडियंस को ये हर 5 ईयर में ये राइट्स मिलता है कि दे कैन चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। क्या आप अपने एमएलए को नहीं चुनते हैं? क्या आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं चुनते? अगर आप गाँव से हैं तो सरपंच को चुनते होंगे, अगर आप शहर से हैं तो आप मेयर को चुनते होंगे। तो हर एक व्यक्ति को इस देश में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है, और ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जो परंपरा, यही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। वेयर पीपल अ सिस्टम, ऐसा भी समझ सकते हैं, अ सिस्टम वेयर पीपल कैन इलेक्ट
can elect their own representative. Their own representative. People can elect their own representative. जहां पर लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो, where people can elect their own representative, जहां लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। तो क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल इंडिया डेमोक्रेसी है। लेकिन ये लोकतंत्र अगर दुनिया में है तो सब देश में नहीं है, तो फिर इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है मोनार्की। इसका उल्टा क्या होता है? मोनार्की। ये शब्द भी जरूर आपने सुना होगा, ये मोनार्की शब्द जरूर सुना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग राजतंत्र। मोनार्की का जस्ट उल्टा क्या होता है? राजतंत्र। जस्ट इसका उल्टा है। तो मोनार्की का अपोजिट क्या होता है? राजतंत्र होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मोनार्की का उल्टा राजतंत्र होता है। अब सीधा समझिए, लोकतंत्र, राजतंत्र, दो शब्दों को समझिए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं बोलूं कि ऐसा तंत्र, सिस्टम, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसे लोग बनाए, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, दैट इज लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और राजा के द्वारा बनाया गया तंत्र, दैट इज राजतंत्र, मोनार्की। तो जहां राजा ही सब कुछ होता है, इलेक्शन नहीं होते हैं, राजा का बेटा राजा बनता है, यहाँ पर मेरिटोक्रेसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वो राजतंत्र है। भारत में आज भी बहुत, दुनिया में आज भी बहुत सारे कुछ देश बचे हुए हैं जो राजतंत्र को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में आप जाओगे, वहां देखोगे, जाना तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं, वहां पर भी जो किंग है अभी वो इसी तरह का है, वो मोनार्की को लेकर चल रहा है। और मोनार्की जो है वो तानाशाही हो सकती है, अपनी मर्जी का मालिक हो सकता है। और लोकतंत्र में क्या होता है? आपके पास केवल 5 साल है ये बताने के लिए कि आप बेस्ट हो। अगर 5 साल में आपने अच्छा काम नहीं किया तो पीपल हैज चॉइस कि वो किसी और को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हमारी मर्जी जिस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के लिए चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में राइट से वोट करने का, और ये हर 5 साल में हमें मिल जाता है। तो क्या डेमोक्रेसी भी एक ही प्रकार की होती है? तो दोस्तों, दुनिया में डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक तो क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तो होती है आपकी क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। अगर मैं इसको बताना चाहूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, भारत किस प्रकार की डेमोक्रेसी एग्जांपल है, तो मैं बोलूंगा सर ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत में कोई भी लॉ बनता है, कोई भी कानून या कोई भी चीज लागू होती है, तो हमसे पूछते हैं क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात करें, हमसे क्यों पूछेंगे? वो तो हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं कि पार्लियामेंट रूल बना रही है, पार्लियामेंट में जीएसटी लागू किया, जीएसटी सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 में पार्लियामेंट ने जीएसटी को लागू कर दिया था। अब ये जीएसटी जो है वो कहाँ आया था? पार्लियामेंट में आया था ना। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसको पास किया, पास करने के बाद साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने और देश में लागू कर दिया। हमसे पूछा क्या? नहीं पूछा। जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले सकते हैं, उस डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव तो हमने बोले, उनकी हाँ में हमारी हाँ है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हमारा देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता तो जीएसटी को हमारे पास आना पड़ता, काहे के लिए? वोटिंग के लिए। जब इंडिया के 50% से ज्यादा लोग वोटिंग करते, अगर इंडिया के 50% से ज्यादा लोग वोटिंग करते तो ही जीएसटी लागू होता, नहीं तो नहीं होता। और ये छोटे देशों में हो सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे देशों में क्यों हो सकता है? इजी होता है, कम जनसंख्या, आसानी से वोटिंग करवा लो। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में अगर जीएसटी लाना होता ना, तो वो जीएसटी पास कर लेते पार्लियामेंट, उसके बाद भी लोगों के लिए वोटिंग पोल खोलना पड़ता। अगर 50% से ज्यादा लोग उसके फेवर में होते टोटल वोट के, तो वो पास हो जाता, इंप्लीमेंट भी हो जाता। लेकिन अगर नहीं होते तो जीएसटी लागू नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर वी हैव नो चॉइस, अगर हम चाह नहीं भी चाहते तो भी उसको लागू होना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास वो पावर है। हाँ, हम फिर भी इसको कैंसिल करवा सकते हैं। उसका एक तरीका है केवल प्रेशर ग्रुप। जैसे कि आपने अभी सुना भी होगा कि हमारे इंडिया में किसान आंदोलन चल रहे थे कुछ समय से,
और वो किसान बिल सरकार ले आई थी, लागू कर भी रही थी, लेकिन किसानों ने लगातार रिवोल्ट किया, लगातार किसानों ने उसको अपोज किया, जिसकी वजह से और काफी 2 सालों तक किया गया, जिसकी वजह से मजबूरन गवर्नमेंट को उसको क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया था। ये समझ में आ गई आपको बात? तो लोकतंत्र में 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जबकि स्विट्जरलैंड जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल। दुनिया में ज्यादातर डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट प्रकार की है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हर बिल को आप पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो वोटिंग कराने की जो है खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि इतना तो लॉस ही हो जाएगा। 7,000 करोड़ रुपए लगते हैं भारत में एक चुनाव कराने के लिए, अकॉर्डिंग टू 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी नया चुनाव में तो और ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट बात करें रिपब्लिक, गणतंत्र की बात करें। अगर हम लोग रिपब्लिक की बात करें कि क्या इंडिया गणतंत्र है, तो बिल्कुल इंडिया गणतंत्र है, इंडिया रिपब्लिक है। और हर साल हम 26 जनवरी को ये डे मनाते भी, आप लोग जानते हैं। हर साल 26 जनवरी का जब भी दिन आता है हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक खासियत है इंडिया की, कुछ सालों से हमने एक कॉमन चीज कर ली है। हर साल जब भी 26 जनवरी हमारे यहाँ होती है, परेड होती है। परेड के टाइम पे हम लोग हर साल किसी न किसी देश के डेलीगेट को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी उनका राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको हम लोग बुलाते हैं। इस बार हमारे देश में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। एक बार पढ़ लेना, पढ़ के जाना एग्जाम में, हो सकता है आपका काम हो जाए। आइए समझते हैं इसको मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल राजशाही के बिल्कुल विपरीत है। क्या हमारे देश में राजा का बेटा राजा बनता है? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर जो है सबका इलेक्शन होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि अ सिस्टम वेयर ऑल दी पॉलिटिकल पोस्ट शुड बी फील्ड बाय इलेक्शन। जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, बड़ी बड़ी से बड़ी जितने भी पद होते हैं, सब इलेक्शन के द्वारा भरे जाएंगे। जब तक आप योग्य नहीं होगी, जनता आपको चुनेगी नहीं, तब तक आपका पोस्ट भरेगा नहीं। यहाँ तक कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो भी हेरिडिटी नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। यानी अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई वंशानुगत शासन नहीं हो, तो फिर ऐसे देश को हम लोग गणतंत्र कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी, जिस देश में हर व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो, वो व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वो नॉर्मली एज का क्राइटेरिया और इंडियन जो क्राइटेरिया रखे गए हैं उसको पूरा कर ले, तो बिल्कुल वो बन सकता है। आज प्रेजेंट एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे देश की जो दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो है भी, वो संथाल जनजाति से हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो वो कहाँ से, वो संथाल जनजाति से हैं। वो संथाल जनजाति से है, तो जनजाति में रहने वाली महिला देश की प्रेसिडेंट बन जाती है। तो ये कोई राजशाही परिवार से थोड़ी ना थी वो, तो देश में सबसे ऊंची पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यही रिपब्लिक कहलाता है। जैसे अगर आप इसके अपोजिट बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो जैसे अभी जस्ट एलिजाबेथ सेकंड जो उनकी डेथ हुई, जैसे उनकी डेथ हुई, उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को बना दिया गया। कोई इलेक्शन थोड़ी ना हुआ था, सीधा उनका कोरोनेशन कर दिया गया, उनका राज तिलक कर दिया गया, आप बनेंगे अब नेक्स्ट, तो प्रिंस बन गए। तो प्रिंस चार्ल्स जो है वो क्राउन बन चुके हैं। तो वो हेरिडिटी लो है, इसलिए आप इंग्लैंड को कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं बोलेंगे। उनको आप डेमोक्रेटिक यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह सब चुनाव से आते हैं, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं। और इंडिया को बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों शब्द यहाँ पर जुड़ते हैं। हम रिपब्लिक भी हैं और डेमोक्रेसी भी है। तो इसका मतलब समझते हैं, एज अपोज टू द मोनार्की, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट जनता चुने या हमारे प्रतिनिधि चुने, फॉर अ फिक्स टेन्योर। कोई भी इंडिया का जो सबसे हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो फिक्स टेन्योर के लिए आता है, 5 साल के लिए। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी पोस्ट नहीं होना चाहिए। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत, बेटा का मतलब राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्री। तो जब देश का कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो चलेगा। मतलब एक राजशाही के विपरीत एक निश्चित कार्यकाल के लिए राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता और भारत का प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने का पात्र हो। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे देश को हम बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री। पाकिस्तान भी वैसे ही रिपब्लिक पाकिस्तान कहा जाता है। तो इत्तेफाक से वो भी रिपब्लिक है और हम भी रिपब्लिक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ शब्द हमने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फिर भी चीज मैं आपको बता दूं, काम की चीजें वो यही बता देता हूं मैं आपको। कि हुआ ये कि सवाल ये उठ रहा था कि क्या प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है,
क्योंकि बात आ रही थी प्रियम्बल में अमेंडमेंट करने की। प्रियम्बल में बात उठी थी कि प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट करने की बात उठ रही थी। बात ये उठ रही थी कि क्या किया जा सकता है। तो हुआ है कि एक केस आया था 1960 में, 1960 में आया था, उसका नाम था बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने स्वेलर बोल दिया कि जो है ये किसी आर्टिकल में नहीं है। प्रियम्बल की बात हो रही थी तो बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ, प्रियम्बल जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या मतलब है नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा। तो आर्टिकल 368 क्या बोलता है, आर्टिकल 368 बोलता है कि संसद के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट को चेंज कर सकता है। बिल्कुल तो बोला उन्होंने कि आप कर सकते हैं, माना, लेकिन प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इस पर चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन बाद में जो सेकंड केस आया था 1973 में, दैट इज केशवानंद भारती केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस, ये केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में ये हुआ 1973 का केस था, 24 अप्रैल का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जो प्रीवियस डिसीजन था 1960 में जो उन्होंने बेरूबारी यूनियन में कहा था, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपना पुराना डिसीजन रिवर्ट करने का पावर, दैट इज जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, उसको हम लोग न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, और वो आर्टिकल 137 में आता है। तो जुडिशरी कैन रिवर्ट देयर प्रीवियस डिसीजन, तो उनने डिसीजन को रिवर्ट करते हुए केशवानंद भारती केस में कहा कि इट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आर्टिकल 368 के अंतर्गत चाहे तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसी वजह से केशवानंद भारती केस के बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने वो 3 वर्ड जोड़े थे। तो वो 3 वर्ड कौन कौन से थे, दैट इज सोशलिज्म, समाजवाद, और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा था इंटीग्रिटी, अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो क्या अभी आपसे पूछा जाएगा इज प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर होगा यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें बदलाव किया जा सकता है। और अभी तक हिस्ट्री में, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बार इसमें चेंज किया गया था, दैट इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो इस तरह से आप प्रियम्बल को आराम से पढ़ सकते हैं, इनकी चीजों को देख सकते हैं, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो आपको आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।